Hello student, welcome all of you. So today we are going to start chapter 11 work, energy and power. जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें after deduction only we are studying about the three topics work, power and electric power. We do not discuss about the energy because this is deleted from the syllabus. So first of all we discuss about the work. So what is the meaning of work? In daily life हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं. अगर हम कोई सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो भी हम बोलते हैं वर्क कर रहे हैं. तो डेली लाइफ में वर्क का जो डेफिनेशन है और एक्चुअली साइंस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वर्क का, ये दोनों डिफरेंट है. साइंस ये मानता है कि अगर आप एक ही जगह बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो आपने कोई वर्क नहीं किया. लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपने वर्क किया है ना. हम क्या काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं. तो पढ़ाई साइंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं है. वर्क के साथ हम लैंग्वेज यूज करेंगे वर्क डन. तो वर्क यूज का इसके साथ यूज करेंगे वर्क डन. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन? सो वर्क डन इज सिंपली it is the product. It is the product of force and displacement. Force and displacement. It is the product of force and displacement. So work done is defined as the product of force and displacement when they are in same line, when they are in same direction भी बोल सकते हैं, same line भी बोल सकते हैं, same direction भी बोल सकते हैं. तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हों, जैसे एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को हम एक सरफेस पे इस तरह से पुश कर रहे हैं, हमने एक फोर्स लगाया है और इसकी वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया. इसका मास है m, इसका मास है m और ब्लॉक यहाँ पहुंच गया. तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ? सपोज s. यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक मूव किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? s. फोर्स की तरह लगाया है आपने f. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है. सो इस केस में हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. अगर एक ही डायरेक्शन में ना हो तो ये तो बात हो गई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है. तो आपने क्या देखा है कि आप एक साइकिल को पुश कर रहे हैं और जिधर आप साइकिल पे फोर्स लगा रहे हैं साइकिल उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हुआ या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हुई तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब है? जब दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन. तो हमने बोला कि हम एक ब्लॉक लेते हैं और उस ब्लॉक पे हम एक फोर्स लगाते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ब्लॉक बहुत भारी है, हम एक इसको धागे से पकड़ के ऐसा खींच रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला. जैसे छोटे बच्चों वाली जो गाड़ी होती है जिसको आप एक धागे से पकड़ के बांधते हैं और जब आप उसको ऐसा खींचते हैं तो फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन. लेकिन गाड़ी किधर मूव करती है? गाड़ी तो फर्श पे चलती, तो गाड़ी किधर मूव कर रही है? इस तरह. अब सब लोगों ने ऐसा किसी न किसी टॉय से खेला होगा जिसको आप धागे से पकड़ के ऐसा खींचते हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. मान लो दोनों के बीच में कुछ एंगल है. दिस एंगल इज थीटा. व्हाट इज द एंगल थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल होगा, that angle is theta. This angle is theta. So how can we calculate? So अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 90. This angle is 90.
तो इस वाले ट्रायंगल को सोचिए, ये ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, और थोड़ा ऐसा ले लीजिए, ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। ये इस तरह से हमने ये बना लिया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक ओनली। देखिए हम वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो दोनों एक डायरेक्शन में हो, ऐसा। तो हमने ये सोचा ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों एक डायरेक्शन में है क्या, नो। तो हम ये चाहते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट इस डायरेक्शन में आ जाए, इस डायरेक्शन। तो हमने डिस्प्लेसमेंट जहां खत्म होता है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो यहां जाके कट करता है, ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल 90 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये कितना है, ये s है, और इसके बारे में कुछ पता नहीं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 ये थीटा है। तो हम कौन सा कंपोनेंट लें, cos, cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस, तो बेस कितना है, बेस ये वाली चीज है इसको हमें पता करना है, ठीक है। ये बेस है, बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है s, तो b का वैल्यू क्या हो गया s cos थीटा। तो ये वाली यहां से यहां तक s का जो कंपोनेंट यहां आया वो क्या आया, s cos थीटा, ठीक है। तो अब ये s cos थीटा और f क्या एक ही डायरेक्शन में है, यस, ये वाला s cos थीटा और f एक ही डायरेक्शन में है। अब वर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब वर्क निकालने के लिए फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से नया फॉर्मूला क्या बन गया, fs cos थीटा, f क्या है फोर्स, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा क्या है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो हमारे कंडीशन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बनाना। एक काम और कर सकते थे आप इसमें, वो काम क्या कर सकते थे, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप इस बार हमने डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर ड्रॉ किया था, इस बार यहां से भी कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कोई कंपोनेंट आए, फोर्स के कंपोनेंट होते हैं ना। देखिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा चलेगा, अगर आप वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा ऐसा चलेगा, बट आप ऐसा एक फोर्स लगा रहे हैं जिसमें ऐसा, इससे धागे से बांध के ऐसा खींच रहे हैं इस तरह से, ऐसा, तो ये थोड़ा ऊपर भी उठता है और आगे भी बढ़ता है, थोड़ा ऊपर भी उठता है थोड़ा आगे भी बढ़ता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है जो आप थीटा एंगल पे लगा रहे हैं, ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ेगा, ऐसा करेंगे तो ऊपर चलेगा, लेकिन ऐसा करते हैं तो ऊपर भी उठता है और आगे भी बढ़ता है। इसका मतलब जो एक फोर्स लगा रहे हैं आप, वो एक्स डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और वाई में भी काम कर रहा है। तो उसका कुछ पार्ट एक्स में काम करता है, एक्स डायरेक्शन में मूव करवाता है, और कुछ पार्ट उसको ऊपर उठाने में हेल्प करता है वाई डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है जो थीटा एंगल पे काम कर रहा है, ये दो तरफ एक्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी इसका कुछ पार्ट है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी इसका कुछ पार्ट है जो ऊपर उठाने में इसका हेल्प करता है। हाँ, ये हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठे ना उठे, बस सपोज बहुत ज्यादा हैवी है, फोर्स लगा रहे हैं, आगे तो मूव कर रहा है बट ऊपर नहीं उठ रहा, लेकिन उसका पार्ट तो ऊपर वर्क करता है, फोर्स जो लगा रहा है। तो इस केस में ये पूरा कितना है एफ, यहाँ इसका कंपोनेंट ये एंगल है थीटा, तो यहाँ इसका कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा एफ cos थीटा। तो इससे काम करेंगे, ये 90 है, 90 के सामने कौन है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपको बेस कैलकुलेट करना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां तक, तो आप cos थीटा लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये वाली वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज है f, हाइपोटेन्यूज कितना है f, तो f cos थीटा ये वैल्यू आ जाएगा बेस का। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। फोर्स इस बार कौन सा लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है f cos थीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। ये वाला फार्मूला भी वही बनेगा फाइनली जाके fs cos थीटा। तो हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए, एक जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम वर्क निकाल लेंगे। एक अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो fs cos थीटा करके हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, तो वर्क हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने ये देखा कि वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड करता है या नहीं, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो हम यहाँ कुछ चीजें लिख लेते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का हेल्प नहीं लगता हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मास, अब हम शॉप पे चीनी लेने जाते हैं, हम उसको बोलते हैं 2 kg चीनी दे दो, क्या डायरेक्शन बताते हैं साथ में, इस डायरेक्शन में दे दो? नहीं, क्या बोलते हैं 2 kg चीनी। हमने क्या बताया? मैग्नीट्यूड, बिना डायरेक्शन के। हाँ, उसको समझ में आ गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। If a quantity represented by both magnitude as well as direction, then these quantities called scalars, vectors. तो स्केलर की बात करें फिलहाल तो हम कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर कैसे है? तो सपोज हमने अपने सर के ऊपर कुछ वेट रखा, मान लो 5 kg, कुछ न कुछ वेट है, वो वेट हमारे सर पे फोर्स लगा रहा होगा, हमें फील होता है। जैसे इसको हम यहाँ रखते हैं, इस ए फोर्स लगता है, हमें फील होता है कि हमारे हाथ पे फोर्स लग रहा है। तो सर पे हम वजन रखेंगे, फोर्स लग रहा है। अब हम उस फोर्स को लेके इस डायरेक्शन में 5 मीटर चलते हैं। सपोज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने करके वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। सपोज वर्क डन आया 10 जूल, व्हाटएवर। अब हमने बोला नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, उसी वेट को लेके इस डायरेक्शन में जाओ 10 मीटर, फिर से उतना ही वर्क करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में जाओ, फिर से उतना ही वर्क करना पड़ेगा। आप बराबर थकते हैं, आपकी एनर्जी खर्च होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आपको वर्क में कोई चेंज नहीं होता। तो वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल जो यूनिट होता है उसका ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को एक साइंटिस्ट थे जूल, उन जूल के नाम पे इसको बोला गया जूल, और इसके लिए सिंबल बनाया गया जे। तो न्यूटन इंटू मीटर को कंबाइन करके एक नया सिंबल बना दिया गया, इसको बोला है हमने जे, जूल। साइंटिस्ट के ऑनर में नाम रखे जाते थे। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोर्स पे बहुत काम किया, तो उनके ऑनर में फोर्स का यूनिट क्या रख दिया गया? न्यूटन। ऐसे ही जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क पे फॉर्मूलाज बनाए, वर्क पे कैलकुलेशन किए, तो उनके ऑनर पे वर्क का यूनिट रखा गया जूल। एनर्जी पे उन्होंने बहुत काम किया था, एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि किस तरह से हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन फिर भी वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ये स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब भी आपको वर्क कैलकुलेट करना है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वर्क डन बाय whom, किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। जैसे हो सकता है एक टेबल है, इस पे 2 से ज्यादा लोग फोर्स लगा रहे हो, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय पर्सन ए, तो आप किसका फोर्स देखेंगे? सिर्फ पर्सन ए का। और डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट सबके कंट्रीब्यूशन से हो रहा हो, बट फोर्स किसका लेना है? ओनली जिसका वर्क डन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे एक बाइक है और बाइक का इंजन वर्क करता है और बाइक को आगे चलाता है, व्हील को रोटेट करता है और बाइक आगे चलती है, तो वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त उस पे एक और फोर्स लगता है, वो फोर्स लगता है बाइक के टायर और रोड के बीच में, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से चीजें घिसती हैं, धीरे धीरे टायर घिसने चले जाते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अगर हम एक ब्लॉक को यहाँ फर्श पे पुश करें, थोड़ी देर बाद
कोई भी टॉयज कार है या कुछ भी है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, क्या रीजन है रुकने का? फ्रिक्शन। उसके टायर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो वो फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? मोशन का। मोशन को रोकना चाहता है, रुक जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय द इंजन, तो आप अलग बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो आप फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, फोर्स वर्क कर सकता है क्योंकि बाइक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी है, दो फोर्स हैं। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अगर एक हमारे हाथ में बॉल है, हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय पर्सन है। अब ये बॉल जब ऊपर गया है, वर्क डन है ना, क्योंकि पर्सन ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है। अच्छा, ये जब ऊपर जा रहा है ऐसा, तो क्या इस पे ग्रेविटेशन का फोर्स भी लग रहा है? यस। हर एक ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ के ऊपर है, सब ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये किधर जा रहा है? ऊपर अभी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन, ये भी होगा। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे वर्क डन हो सकते हैं, बहुत सारे वर्क डन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा है वर्क डन बाय इंजन, तो सिर्फ आप इंजन का फोर्स देखिए, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का फोर्स देखिए, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसका भी वर्क पूछा जा रहा है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि वर्क किस पे किया गया है और वर्क करने वाला एजेंट कौन है। ठीक है, तो एक ही चीज पे बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। जैसे हम कार को पुश कर रहे हैं ऐसा, या साइकिल को या बाइक को पुश कर रहे हैं और बाइक इधर आ रही है और हम इधर धक्का मार रहे हैं उल्टा अपोजिट, या साइकिल को, तो हमने अपना फोर्स लगा के साइकिल को रोक दिया। ठीक है, साइकिल को रोक दिया, तो हमारा फोर्स किधर है? इस तरफ। इंजन जो फोर्स लगा रहा है, या साइकिल पे जो साइकिल पे बैठा हुआ जो पैडल मार रहा है वो फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन इधर। तो दोनों का वर्क अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो साइकिल पे एक साथ दो फोर्स लग रहे हैं, एक हम लगा रहे हैं रोकने के लिए, और एक जो साइकिल चलाने वाला उसको आगे बढ़ाने के लिए लगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एट ए टाइम एक फोर्स नहीं होता, एक से ज्यादा फोर्सेस होते हैं। तो वर्क डन बाय द फोर्स, कौन से फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में वर्क डन पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि वर्क डन बाय, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम एक कार की बात करेंगे और सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय इंजन। हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों चीजें। तो हमने एक कार ली और उस कार पे ठीक है, और ये कार पे इंजन किधर फोर्स लगाता है? इंजन फोर्स लगाता है इसको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स, और कार का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कार का डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ ही हो रहा है। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? वर्क। वर्क क्या होता है? Fs cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा कितना है? द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे, दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। एंगल कितना है? 0। तो cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं, Fs cos 0, cos 0 होता है 1, तो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा F into S, व्हाटएवर, कुछ भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय ब्रेक। ब्रेक जो लगाते हैं कार में, वो वर्क, ब्रेक लगाने के लिए फोर्स लगता है ना, ब्रेक फोर्स लगाते हैं। तो ये कार है और इस पे हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के हमने कार को रोकना चाहा। ब्रेक लगाने के लिए किधर फोर्स लगेगा? इस तरफ। रोकने के लिए कार तो ऑलरेडी चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, लेकिन अभी भी कार सडनली तो रुकती नहीं है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? देखिए, ब्रेक लगाने से कार पीछे की तरफ नहीं चलेगी कभी भी। आप ये मत सोचिए कि हमने ब्रेक लगाया है। देखिए, कोई साइकिल चल रही है, आप उसको रोकना चाहते हैं, किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? मोशन के अपोजिट। तो ब्रेक क्या करना चाहता है? कार को रोकना चाहता है।
तो किधर फोर्स लगाता है? रोकने के लिए। मोशन के अपोजिट कार इधर चल रही है तो ब्रेक रोकने की कोशिश करेगा। एक चलती हुई साइकिल को आप कैसे रोकते हैं? स्टैंड को पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं, किधर? अपोजिट टू मोशन। तो ये फोर्स किधर लग रहा है? ये कौन सा फोर्स है? जो इंजन लगा रहा है वो फोर्स नहीं, ये कौन सा फोर्स है? जो ब्रेक में लगाया है। इंजन भी लगा रहा है, ठीक है, इंजन भी चल रहा है, लेकिन अभी हम किस वर्क डन में इंटरेस्टेड हैं? वर्क डन बाय ब्रेक। तो हम किस वाले फोर्स को देख रहे हैं? सिर्फ जो ब्रेक में लगा है। इंजन भी लगा रहा होगा सेम टाइम पे, लेकिन अभी हम वर्क डन किसका कैलकुलेट करेंगे? वर्क ब्रेक ने कितना वर्क किया है इसको रोकने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, एंगल कितना है? एंगल है थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 180। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है बताइए? कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? तो हम नहीं जानते कितना होता है, जानते हैं? तो इजी है, आप ऐसा जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस है तो कॉस 90 प्लस 90 ऐसा लिख सकते हैं। 180 को कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये जानते हैं क्या आप? ये जानते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में? इसमें क्या होता है? ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉस इस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा ये बताइए कॉस 90 प्लस 90 कहां जाएगा? ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है, 360 पे वापस इधर ही आ जाते हैं घूम के। 90 प्लस 90, यहाँ पे ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। 90 प्लस लिखा हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस का मतलब इधर, 90 माइनस होता तो इधर, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। यहां तो साइन पॉजिटिव है, कॉस तो कौन से क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव है? फोर्थ में। तो कॉस क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। अगर यहाँ 90 लिखा हुआ है या 270 लिखा हुआ है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे? ये 90, इस 90 की वजह से हमने क्या देखा है? तो यहाँ 90 लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे? साइन 90, ठीक है। ये वाले साइन, ये वाले 90 ने क्या किया? साइन को कॉस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? साइन। ये माइनस क्यों आया? क्वाड्रेंट में देखा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब ये साइन 90 कितना होता है? साइन 90 तो जानते हो, तो ये वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। अच्छा अब बताइए साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। साइन 120, साइन 120 को कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, 120 बनाना है ना हमें, 180 माइनस 60, दो तरीके हैं, कैसा भी लिखिए आपकी मर्जी है। अब बताइए 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका उल्टा, साइन और कोसेक, साइन और 1/sin। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव साइन मत लगाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा हो तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस क्या आ गया? 30। ये वाला तो कुछ नहीं करना है, ये वाला 90 तो आ जाएगा एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा आपका। ये क्या डिसाइड करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस है तो सेकंड में, 180 प्लस होता तो थर्ड में, 180 प्लस यहाँ आ जाता, 180 माइनस फिर से सेकंड में। देखिए माइनस को इधर लेके जाएगा और प्लस इधर लेके आएगा, तो ये किसके कितना बन गया? cos 30। अच्छा ये बताइए साइन 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस सेकंड में ही, और सेकंड में फिर से साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ 180 लिखा है, अब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। सिर्फ कब बदलता है? जब 90 या 270 लिखा हो,
यहाँ पे अगर 90 और 270 लिखा हो तो साइन कॉस में और कॉस साइन में आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन 180 लिखा हो तो साइन साइन ही बना रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। कितना बनेगा ये साइन 60। तो साइन 120 का वैल्यू वही होता है जो कॉस 30 का होता है, या फिर साइन 60 का। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू, तो जो मर्जी हो जिससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए कि कॉस 300 का वैल्यू बताइए या कॉस 240 का वैल्यू बताइए, तो 240 को कैसे लिख सकते हैं आप? 80 प्लस 60 और 270 माइनस, लेकिन नेगेटिव आएगा। कैसा वैल्यू आएगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहां तो है नहीं। ठीक है, तो आप इससे और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज। तो ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा, ऐसे ही क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालते हैं। फिलहाल हम ये इतनी बात करने की बजाय हम लिख लेते हैं cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 -1 होता है। तो ये क्या आ गया? माइनस f इंटू एक्स। या हम कह सकते हैं ये कैसा आया है? नेगेटिव। कैसा आया है? नेगेटिव। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे से, तो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। भाई आपको एक वर्क दिया कि ये जो कार्टन है इसको ऊपर रख दो, ऊपर अलमीरा के ऊपर रख दो। अब आपने पूरा फोर्स लगाया और उसको ऊपर रखने की कोशिश की टेबल से उठा के, लेकिन वो गिर गया और नीचे आ गया। तो आपने कैसा काम किया? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? जिधर फोर्स लगाया था, या आपसे बोला कि भाई ये ब्लॉक को पुश करो, आपने एक ब्लॉक को पुश किया, लेकिन उधर से दो लोग पुश कर रहे हैं। आपको एक काम दिया गया है, इस ब्लॉक को यहां से वहां पहुंचा दो। आपने अपनी पूरी फोर्स लगाया, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर? आप फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी किधर होता जा रहा है? उल्टा। तो आपको जो काम दिया था, आपने वो पॉजिटिवली किया कि नेगेटिवली? नेगेटिव काम किया। आपको बोला था यहां से वहां खिसकाओ, फाइनली क्या हुआ? हालांकि आपने पूरा फोर्स लगाया व्हाटएवर, लेकिन फाइनली क्या हुआ? यहां से और इधर खिसक गया, उल्टा काम कर दिया। उल्टे का मतलब कैसा काम कर दिया? नेगेटिव। वो अलग चीज है, उन लोगों ने पॉजिटिव काम किया होगा, बट हम किसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क डन बाय दिस पर्सन, जो इधर से फोर्स लगा है। ठीक है, तो जब भी आप वर्क कैलकुलेट करें तो ये ध्यान रखें कि कौन से फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं। हो सकता है, जैसे हम बात करें, फिर से बात करते हैं, एक बॉल को थ्रो किया, तो बताइए वर्क डन ऑन द बॉल, वर्क डन ऑन द बॉल, पॉजिटिव के नेगेटिव? हम नहीं कह सकते। फिर हमने बोला वर्क डन ऑन द बॉल बाय द पर्सन, वर्क डन ऑन द बॉल बाय द पर्सन, तो पर्सन ने किधर फोर्स लगाया? ऊपर। बॉल भी किधर जा रहा है? ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द पर्सन पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है लेकिन बॉल ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में 180 का एंगल, अपोजिट टू ईच अदर। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा? नेगेटिव। ग्रेविटी का काम क्या है? चीजों को नीचे खींचना, फिर भी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। हो सकता है उस पर किसी पर्सन ने काम किया हो, लेकिन ग्रेविटी कैसा काम कर रहा है? नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी का काम क्या है? चीजों को नीचे खींचना, ये तो ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है? नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन ऑन द बॉल, तो बाय विच, किसके, कौन सा वर्क कैलकुलेट करना है? बाय द ग्रेविटी इट इज नेगेटिव, बाय द पर्सन इट इज पॉजिटिव। तो जब भी आपसे वर्क पूछा जाएगा, ये बोला जाएगा वर्क डन बाय विच फोर्स, बाय द पर्सन और बाय द ग्रेविटी। तो ये जरूर डिक्लेयर करना होगा क्वेश्चन में। एग्जामिनर आपको डिक्लेयर करके देगा कि वर्क डन कैलकुलेट करिए बाय दिस फोर्स। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ये कहना गलत है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय विच फोर्स, ये आपको डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स किधर फोर्स लगाता है? डाउनवर्ड। ये एक कार है, कार वाले एग्जांपल से तीनों को समझ रहे हैं। ये कार इस तरह से आगे की तरफ जा रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। अच्छा, ग्रेविटेशन का फोर्स किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड, नीचे। इंजन का फोर्स आगे लग रहा है, ब्रेक का फोर्स पीछे लग रहा है, लेकिन अभी हम इंजन और ब्रेक की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन का फोर्स ही देखिए,
कार आगे क्यों जा रहा है, जा रहा होगा किसी और फोर्स की वजह से, लेकिन अभी हम उस फोर्स का वर्क नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस कार पे, चलती हुई कार पे ग्रेविटी किधर वर्क करता है। तो बताइए एंगल कितना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज 90 डिग्री, तो Fs cos थीटा ये वर्क का फॉर्मूला है, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन कैसा हो गया, तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो, और वर्क डन 0 होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है ये बात? तो ये सब चीजें बात करने के बाद अब हम ये समझ गए कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, तो एक इस पे जनरल क्वेश्चन बनता है। जनरल क्वेश्चन ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे जब एक पुली लगेज को उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो हम प्लेटफॉर्म पे गए और उस पुली को बोला सामान को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां हमारी ट्रेन है वहां पहुंचा दो, तो हम क्या बोलते हैं, सामान पहुंचा दिया, फिर वो पैसे मांगता है, फिर हम साइंस के स्टूडेंट है, फिर उसको समझाते हैं भैया देखिए आपने सर पे सामान रखा, फोर्स किधर लग रहा है mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है सामने की तरफ, mg किधर लग रहा है नीचे की तरफ, और क्यों सामान किस तरफ है सर पे, और डिस्प्लेसमेंट आप चल के कहां पहुंचे, आगे चल रहे हो ऐसा, और फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटेशन नीचे, तो बताइए वर्क कितना हुआ, वर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 90 है, एंगल 90 है तो वर्क कितना होता है 0, तो वही किस बात के पैसे, जब वर्क ही आपने 0 किया है फिर पैसा किस बात का, तो बोला है देखो एनर्जी खर्च हुई, पसीना आ रहा है और हम यहां से वहां तक सामान को लेके आए हैं, तो बेरोजगारी की वजह से वो भी कुली का काम कर रहा है वो भी पढ़ा लिखा, तो उसने भी आपको समझाया, तो ये ठीक है वर्क 0 नहीं होगा। वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप मेरे ऊपर सामान लोड करते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन इधर लगता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो एक फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन पीछे खींचता है लेकिन फिर भी वो फोर्स लगाता है, तो पर्सन किधर फोर्स लगा रहा है चलने के लिए, आगे, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, किसके अगेंस्ट लगा रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है आगे, तो बोलता है कि भैया मैंने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क नहीं किया लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो किया है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वर्क किया है, तो पैसा दे दो, वर्क पॉजिटिवली हुआ है तो आपको पैसे दे देने चाहिए। तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ बुक्स में क्या है, वर्क डन बाय द पुली इज 0, बट इट्स रॉन्ग, वर्क डन बाय द पुली अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज 0, थोड़ा सा वर्क किया उसने सामान को ऊपर रखने में, सर के ऊपर, बट हम वो नहीं पूछ रहे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय द पुली अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज 0, बट अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ पॉजिटिव, तो और फ्रिक्शन कैसे बढ़ता है, फ्रिक्शन जैसे जैसे आप उसके ऊपर लोड रखते जाएंगे और ज्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो फ्रिक्शन के वैल्यू को ओवरकम करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स बढ़ता जाएगा तो वर्क भी बढ़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ज्यादा चार्ज लगेगा, अगर आप उसके ऊपर एक सूटकेस रखेंगे तो चार्ज कम है, अगर ज्यादा सूटकेस रख देंगे तो चार्ज ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द पुली इन दिस केस इज पॉजिटिव और आपको उसको पैसे देने चाहिए। सो अभी हमने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, और हमने ये देख लिया कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जब डायरेक्शन सेम होती है दोनों की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब उनके बीच में एंगल थीटा है तो हम किसी न किसी को या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेके आते हैं या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लेके जाते हैं, फाइनली फॉर्मूला बनता है Fs cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने कुछ यूनिट्स क्या होता है इसका ये डिस्कस किया था, जूल होता है और एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी वर्क की बात करेंगे तो डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे 10 जूल वर्क, अमाउंट बताएंगे, मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमने ये बात की कि वर्क स्केलर है फिर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और 0 भी होता है, तो हमने डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किए, देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होता है, जैसे आपको कोई ब्लॉक को पुश करने के लिए बोला, जिधर आपने फोर्स लगाया उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने कैसा काम किया, पॉजिटिव,
अच्छा काम किया, जो काम दिया था वो किया है। लेकिन आप फोर्स लगाते हैं, आपको बोला इस ब्लॉक को यहां से वहां पहुंचाइए, फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक हो सकता है कि आप ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पे उसको खिसका रहे हो, तो ब्लॉक ज्यादा भारी है, आपको ऊपर खिसकाने के लिए बोला ऐसा, हो सकता है आप उसको ऐसा खिसका रहे हो, ऐसा खिसका रहे हो, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भारी है, आपको बोला इसको भैया यहां से और यहां पहुंचा दो, यहां रख दो, ये क्या हुआ, ये खिसका के आपको यहां ले आया, तो आपको काम कैसा दिया था, ऐसा खिसकाओ, उल्टा वापस आ गया, उल्टा आपने पॉजिटिव काम की जगह कैसा काम कर दिया, नेगेटिव। यहां पहले भी लिखा था, आपको बोला और खिसकाओ, आपने क्या किया, उल्टा वापस आ गया, व्हाटएवर किसी भी रीजन से आया हो, बट आपने अपना काम तो प्रॉपरली नहीं किया। आपको बोला भैया दीवार को पुश करिए, दीवार को पूरा फोर्स लगा दिया, दीवार पुश नहीं होती, एक ट्रक खड़ा है, आप अकेले उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आपको बोला ट्रक को आगे खिसका दो, आपने पूरा फोर्स लगा दिया जितना आपकी कैपेबिलिटी थी, लेकिन ट्रक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर ट्रक में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपने कुछ काम किया या नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया। क्यों, काम क्या दिया था, उसको आगे खिसकाने का, किया क्या आपने, नहीं किया। तो चाहे जितना फोर्स लगा लो, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं माना जाएगा। अब बताइए स्टडी करना वर्क है या नहीं, नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। आप चाहे जितना फोर्स लगा रहे हैं, चाहे जितना दिमाग लगा रहे हैं, व्हाटएवर, आपने पूरा फोर्स लगाया दीवार के ऊपर, दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपने काम जीरो किया। तो वर्क के लिए दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें होनी चाहिए। आई थिंक आई होप ये सब चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।